आज हम लोग जानते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो अगर हम लोग मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में बात करें तो इसमें कुछ आंदोलन को हम लोग को जानना होगा, जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, फेरांजी आंदोलन और टीटू मीर आंदोलन। अब ये कहा जाए कि ये आंदोलन क्यों किया जा रहा था, तो इसमें एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम रहता है सर सैयद अहमद खां, और इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन किए। और इस आंदोलन को करने के लिए मुस्लिम धर्म में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जैसे कि मुस्लिम धर्म में जो भी शिक्षा दी जा रही थी वो धर्म पे आधारित थी, जैसे कि मदरसा हो गया, मकतब हो गया। तो जो भी प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी वो मकतब में दी जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसा में, और ये दोनों धर्म पर ही आधारित था। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां जी ये चाहते थे कि जो भी मुस्लिम शिक्षा दी जा रही है वो धर्म की शिक्षा पे न देके तकनीकी शिक्षा पे दी जाए, जिससे लोग तर्क करें, वो विज्ञान के बारे में जाने, बौद्धिकता के बारे में जाने, और वो अंग्रेजी शिक्षा पे भी जोर दिए जिससे कि रोजगार मिल सके, विज्ञान के बारे में वो जाने, यानी विज्ञान की शिक्षा के बारे में भी जाने। इसी बीच में क्या होता है कि भारत में 19वीं शताब्दी के दूसरे चरण में मुस्लिम सुधार आंदोलन भी आरंभ हो जाते हैं, और जिस प्रकार उत्तर एवं पूर्वी भारत में हिंदू धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुए थे, ठीक उसी प्रकार उत्तर भारत में अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ में मुस्लिम सुधार आंदोलन का भी विस्तार देखा जाता है। और इस काल में मुस्लिम के दो प्रसिद्ध नेता उभरे जिनका नाम सर सैयद अहमद खां और सर सरियतुल्लाह खां जी हैं, और इन दोनों नेताओं के प्राथमिक तौर पे मुस्लिम सुधारों पे बल दिया जाता है। ठीक है, और इसी बीच में आप देखते हैं कि सर सैयद अहमद खां एक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त ब्रिटिश कर्मचारी थे, और ये जानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा का क्या ही महत्व होता है, और ये भारत में इस्लाम धर्म के लोगों के पतन से अत्यधिक चिंतित थे। और प्रारंभिक अवस्था में सर सैयद अहमद खां ने इस्लाम पर, ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को भी विरोध किया था, और वास्तव में ये इस्लाम का शुद्धिकरण करना चाहते थे, और मूलतः इनका आंदोलन इस्लाम धर्म में सुधार पर ही आधारित था। इसके बाद हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में, ठीक है, मुस्लिम सुधार आंदोलन आरंभ किया जाता है, और सर सैयद अहमद खां निश्चित तौर पे भारत में मुसलमानों के पिछड़ेपन से अधिक चिंतित थे। इसी में क्या होता है कि राजा राम मोहन राय की भांति ही सर सैयद अहमद खां ने भी भारत में ब्रिटिश शासन एवं ब्रिटिश शिक्षा का समर्थन किया था, और उन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन को स्टार्ट किया। कब किया? तो ये 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन को शुरुआत करते हैं, और सर सैयद अहमद खां ने भारत में मुस्लिम उत्थान के लिए कई प्रयास किए, और वे चाहते थे कि मुस्लिम भारत में आधुनिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि भारत में आधुनिक ये विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें और रोजगार से जुड़े। और सर सैयद अहमद खां का भारत में रूढ़िवादी मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया था, और 1870 में डब्ल्यू हंटर नामक यूरोपियन ने इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक लिखी। कौन सा पुस्तक? इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारतीय मुसलमानों के प्रति, ठीक है, सहानुभूति व्यक्त की है। और इसी में 1870 के पश्चात ही भारत में हिंदू एवं मुसलमानों के बीच फूट डालने का कार्य ब्रिटिशों के द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए 1870 के पहले तो हिंदू मुस्लिम एक हो रहे थे, लेकिन जैसे ये ब्रिटिश को पता चलता है तो 1870 के पश्चात क्या करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने अपनाया, और अंततः यह विभाजन 1947 में यह कारण बना। यानी कह सकते हैं कि हिंदू एवं मुसलमानों के बीच फूट डालने का कार्य ब्रिटिशों के द्वारा शुरू किया गया, जो समय के साथ निरंतर बढ़ता ही रहा, और अंततः 1947 में विभाजन का यह कारण भी बना। और इंडियन, ठीक है, कह सकते हैं कि इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक,
ठीक है, एक पुस्तक है इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक को ब्रिटिशों ने इस किताब के अनुसार ही मुसलमानों को समर्थन दिया था। और प्रारंभ में तो सर सैयद अहमद खान ने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर ही बल दिया, परंतु बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी विरोध किया है। ठीक है, यानी शुरू में तो हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल दिया और बाद में कहा कि नहीं, अब हमें अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया और सर सैयद अहमद खान ने 2 पुस्तकें भी लिखी जिनका नाम तहजीब उल अखलाक है और राजभक्त मुसलमान है। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक सुधारों को कुछ संस्थाओं के माध्यम से इस्लाम में क्या किया, प्रसारित किया है और इनके द्वारा कई संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। जैसे 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी और राजभक्त मुसलमान, ये सारी संस्थाएं इन्होंने बना है। और बाद में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। यही सब हम लोग जानेंगे अहमदिया आंदोलन के बारे में कि अहमदिया आंदोलन कैसे हुआ। हम लोग बात करें अहमदिया आंदोलन के बारे में तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में हुई थी और जिनके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे। यह आंदोलन वास्तव में उदारवादी सिद्धांतों पर ही आधारित था। मिर्जा गुलाम ने इस्लाम का मानक मूल्य की स्थापना पे जोर दिया था, यानी मिर्जा गुलाम अहमद ने इस्लाम का मानक मूल्यों की स्थापना पे जोर दिया था और इन्होंने जिहाद का सिद्धांत का भी विरोध किया है कि जिहाद नहीं होना चाहिए। और इन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार पर भी बल दिया था। ठीक है, और मिर्जा गुलाम अली यानी मिर्जा गुलाम अहमद हिंदू धर्म के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थे और इन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया है और इन्होंने स्वयं को कृष्ण एवं जीसस का अवतार बताया है, अवतार अपने आप को घोषित किया। और भारत में इनका विरोधी रूढ़िवादी मुस्लिमों ने किया है, जिन्हें उलेमाओं के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो रूढ़िवादी उलेमाओं हैं यानी कि मुसलमान थे, उन्होंने अहमदिया का क्या किया था, विरोध किया था, क्योंकि मुसलमान जो पुराने सोच वाले थे वो अपने कल्चर में परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अहमदिया जी भी क्या करते हैं, यानी मिर्जा गुलाम अहमद जी भी मुस्लिम समाज में आंदोलन करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अगर बात करें देवबंद आंदोलन, तो देवबंद की जो शुरुआत होती है वो 1867 में, ठीक है, कब होता है, तो 1867 में होता है, सहारनपुर जिले से होता है। देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1867 में यूपी के सहारनपुर जिले से हुई और देवबंद आंदोलन एक रूढ़िवादी मुस्लिम आंदोलन था और देवबंद आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे कि भारत में ये मुस्लिम समुदाय पे अपना पाश्चात्य प्रभाव को वो क्या करना चाहते थे, रोकना चाहते थे और कुरान एवं हदीस, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का भी ये प्रसार करना चाहते थे विदेशियों के खिलाफ। ठीक है, ये विदेशियों के खिलाफ भी जिहाद का इन्होंने नारा लगाया है और भारतवर्ष के तमाम मुस्लिम उलेमाओं को प्रशिक्षित किया। और इस आंदोलन के जो संस्थापक थे, ठीक है, इस आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद कासिम, ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौटवी एवं रशीद अहमद गंगोही हैं। ठीक है, यानी अगर कहा जाए कि इस देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो ननौटवी और गंगोही थे और इन्होंने 1888 में, ठीक है, 1888 में देवबंद आंदोलन ने सर सैयद अहमद खान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। फतवा कहने का मतलब होता है कि धार्मिक घोषणा। ठीक है, देवबंद आंदोलन वास्तव में एक पूर्ण उदारवादी, ठीक है, क्या है, एक पूर्ण उदारवादी आंदोलन था और देवबंद आंदोलन के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्वागत भी यहाँ पे होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ से स्वागत किया जाता है, यहाँ पे स्वागत किया जाता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि देवबंद आंदोलन ने जिहाद के सिद्धांत का भी समर्थन किया था और शिबली नुमानी देवबंद आंदोलन के एक उदार नेता थे और शिबली नुमानी जो है
अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किए थे। और शिबली नुमानी हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे और कांग्रेस की स्थापना के लिए ये समर्थक भी थे, यानी कि कांग्रेस स्थापना में इन्होंने साथ भी दिया था। अगर हम लोग बात करें फेरांजी आंदोलन, जो कि मुस्लिम सुधार आंदोलन में इनकी भी भूमिका रही है, तो फेरांजी आंदोलन का अगर हम लोग बात करें तो फेरांजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में हुआ था, जो सरैतुल्ला खां के द्वारा किया गया और इस आंदोलन की शुरुआत 1818 में की गई है। यह आंदोलन हिंदू जमींदारों के खिलाफ था और ये रूढ़िवादी आंदोलन होने के कारण इस्लाम पे पाश्चात्य प्रभाव को भी यहाँ से आप देख सकते हैं, देखा गया है। और 1838 से लेके 1858 के बीच यह आंदोलन चरम पे था, यानी कि कब से, तो 1838 से लेके 1858 के बीच यह जो आंदोलन था, यह क्या था, चरमो उत्कर्ष पे था, यानी कि चरमो उत्कर्ष पे था, यानी कि चरम पे था। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में एक लास्ट आंदोलन होता है जिसे टीटू मीर आंदोलन कहते हैं। तो हम लोग टीटू मीर आंदोलन के बारे में भी जानते हैं। बात करें टीटू मीर आंदोलन के बारे में, तो टीटू मीर आंदोलन वास्तव में पूर्वी बंगाल में जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था और टीटू मीर सैयद राय बरेली के शिष्य थे। किनके शिष्य थे, तो टीटू मीर सैयद राय बरेली के शिष्य थे, जिन्होंने वहाबी आंदोलन भी चलाया था, यानी कि यह आंदोलन वहाबी आंदोलन से भी प्रेरित था। और इस आंदोलन के जो अनुयायी थे वो बंगाल में नील, ठीक है, बंगाल में नील की खेती का समर्थन करने वाले ब्रिटिशों का विरोध किया था। और इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता बने, ठीक है, तो वो बने थे टीटू मीर को, ठीक है, इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, टीटू मीर। और इस टीटू मीर को ब्रिटिशों के द्वारा 1831 में मार दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का मुस्लिम सुधार आंदोलन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो हमने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो अगले लेक्चर में जानेंगे। और यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से अब भारतीय समाज में राष्ट्रवाद का उदय होता है, यानी कि राष्ट्र की भावना जागती है और कैसे उदय होने के क्या क्या कारण थे और किस तरीके से दो दल बन जाता है, नरम दल और गरम दल, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है, और इसके बाद फिर हम लोग गांधी युग में चले जाएंगे।